नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। क्लस्टर सिस्टम ने छत्तीसगढ़ बीजेपी में कलह करवा दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए संगठन से कुछ नेताओं को क्लस्टर प्रभारी बना दिया गया। ये वो नेता है जो बीजेपी के बेस्ट टाइम में जीते और कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन जैसे ही मजबूत चुनौती मिली तो अपनी सीट भी गवा बैठे। पार्टी में पहले तो इनकी तूती बोलती थी, लेकिन चुनाव हारने के साथ ही विरोधी गुट ने इन पर हमला बोल दिया। अब सवाल यह है कि क्या क्लस्टर के बहाने आपसी कलह से जूझ रही बीजेपी में जमीनी नेताओं की उपेक्षा हो रही है? रिपोर्ट देखिए जरा। नहीं, पंच पर बनाने का निर्णय आप करेंगे क्या? मेरी पार्टी तय करेगी। बीजेपी में जीते तो सजा, हारे तो मजा। हाईकमान के फैसले पर मचा हंगामा। क्लस्टर पर तेज हुई कलह। छत्तीसगढ़ बीजेपी में हार का घाव अभी भर भी नहीं पाया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसे और गहरा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अपने आप को सबसे अनुशासित पार्टी कहने वाली बीजेपी में एक हार के बाद ही बिखराव शुरू हो गया है। हर दिन एक नया ड्रामा, खुलासा और बवाल ने बीजेपी हाईकमान के नाक में दम कर दिया है। खबर आई कि गुरुवार को एकात्म परिसर की बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन से विधायक भिड़ गए। हारे हुए लोगों को क्लस्टर सिस्टम में हीरो बनाने का आरोप लगाते हुए कई लोग बिफर गए। बताया जा रहा है कि दूसरे दावेदारों से बातचीत भी नहीं की गई। उठाऊंगा तो सीधे बोलूंगा, मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं होता। स्वाभाविक रूप से जो लगता है कि भाई हम जीते हैं इसलिए हमको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और इसके कारण उनका क्रोध जो है स्वाभाविक धरातल पर आया है। बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 क्लस्टर बनाए हैं और इनकी जिम्मेदारी राजेश मूणत, केदार कश्यप और अमर अग्रवाल को दी है, जबकि तीनों ही पूर्व मंत्री विधानसभा में अपनी अपनी सीट गंवा चुके हैं। बड़े नेता से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक इस मामले में अपना अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के नेता बीजेपी में हारे हुए लोगों को जिम्मेदारी देने के पीछे अपना तर्क दे रहे हैं। जो लोग जिनको जनता ने नकारा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं जो जन भावनाएं हैं या जनता की तरफ से जो आवाज़ आ रही है कि इस प्रदेश के पूरे भ्रष्टाचार की काली कमाई उन्हीं लोगों के पास में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को जिम्मेदारी दी है, क्योंकि पैसा तो उन्हीं लोगों के पास में है। 15 सालों तक प्रदेश में शासन करने वाली बीजेपी इन दिनों आपसी लड़ाई से नहीं उबर पा रही है। क्लस्टर को लेकर विरोध के बाद अनिल जैन ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए क्लस्टर प्रभारियों को सिर्फ प्रचार प्रसार का जिम्मा देने की बात कही, लेकिन दूसरे गुट के नेता फिलहाल आर पार के मूड में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए डिबेट में आ रहे सर। नहीं, तो ये क्लस्टर का कष्ट कितना चलेगा? क्या वाकई ये कष्ट खत्म हो गया है, या जो अंतर्द्वंद था नेताओं का वो निकलकर सामने आ रहा है? पार्टी से कैसे बाहर निकलेगी? क्योंकि एक तरफ एक दिन पहले जिस तरह से प्रदेश प्रभारी भी यहाँ उलझ कर रह गए थे, अब सवाल ये है कि आखिर इन नेताओं से पार्टी कैसे बाहर आएगी और पार्टी इन्हें एक साथ लेकर कैसे चलेगी? इसी पर बातचीत करेंगे। शीतचंद सुंदरानी जी बीजेपी नेता हैं, पूर्व विधायक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। रमेश वल्यानी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शीतचंद सुंदरानी जी, जिस तरह से क्लस्टर को लेकर बवाल मचा था, उसका कष्ट अब खत्म हो गया है पार्टी के अंदर या अभी भी जारी है? बिल्कुल खत्म है साहब। आप विचारों का आदान प्रदान अगर हम कष्ट मानेंगे तो मेरे ख्याल से तो हर पल फिर कष्ट में ही रहेंगे। राजनीति में दल में प्रजातंत्र होना चाहिए, प्रजातांत्रिक ढंग से बात होनी चाहिए,
चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। अगर इन चीजों को कष्ट मानेंगे तो राजनीतिक दलों में तो कई बार ऐसी परिस्थितियां रहती है। क्लस्टर पे कोई विवाद नहीं है और न ही कोई व्यवस्था को लेकर विवाद है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में पुरानी स्थिति कैसे लौटे इसका चिंतन मनन चल रहा है। माननीय प्रदेश प्रभारी जी ने बहुत सारे लोगों से बैठक में और बैठक के बाद व्यक्तिगत रूप से चर्चा की है और ऊर्जा बढ़ने का काम किया जी। लेकिन जिस तरह से क्लस्टर को लेकर बवाल मचा था, साथ ही साथ पुराने नेताओं ने, बड़े नेताओं ने अपनी नाराजगी यहां जताई थी और प्रदेश प्रभारी को भी चेताया था कि आप इस पर कोई ना कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि ये क्लस्टर व्यवस्था यहां नहीं चलेगी। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था है, कोई छत्तीसगढ़ के लिए अलग से क्लस्टर वाली स्थिति नहीं है। क्लस्टर जो बने हैं वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बने हैं। छत्तीसगढ़ में 3 क्लस्टरों में बांटा गया है 11 सीटों को, तो व्यवस्था कोई छत्तीसगढ़ के लिए अलग बनेगी क्या? जी चलिए, छत्तीसगढ़ के लिए अलग बनेगी क्या? मैं एक बार दर्शकों को ये समझा दूं कि आखिर ये क्लस्टर है क्या और बीजेपी के अंदर क्लस्टर को लेकर किस तरह से बवाल बचा और ये क्लस्टर आप पर किस तरह प्रभावित होगा और आप इस क्लस्टर के अंतर्गत कैसे आते हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में राज्य को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। ये 3 क्लस्टर कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दें। केदार कश्यप को बस्तर कांकेर क्लस्टर का प्रभार दिया गया। राजेश मूणत को रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई और अमर अग्रवाल को बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया। यानी कि इन क्षेत्रों में जो लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, टिकट को लेकर, साथ ही साथ उन नेताओं को लेकर सब कुछ प्रभारी यही रहेंगे। क्या मैं सही सुन रानी जी? देखिए, ये 6 कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी ने दिए हैं, उनके प्रभारी बनाए गए हैं ये। और चूंकि वो कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से मिले हुए हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते ही कार्यक्रम तय। लेकिन राजनांदगांव में तो राजेश मूणत का विरोध हुआ था, कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया था कि इन्हें प्रभारी मत बनाइए। ये काल्पनिक बातें, ये काल्पनिक बातें नहीं है सर। मीडिया में सर, जो मीडिया बातें कल्पना आती में जीता नहीं है, मीडिया कल्पना में नहीं जीता। देखिए पंड्या जी, निश्चित रूप से हम लोग सब लोग जो बाहर रहते हैं वो कल्पना में जीते हैं। कई बार संवाददाता तो आप लोगों के साथ ही रहते हैं सर। कहाँ रहते हैं? कांग्रेस का कोई कार्यक्रम, बैठक में सर, बैठक के अंदर कोई संवाददाता अंदर नहीं होता हमारा, सिर्फ बैठक का एक वीडियो ले लेते हैं, बाकी बैठक के अंदर क्या बात है मुझे पता नहीं चलती साहब। अगर मैं उस बैठक में हूं तो मुझे पता चलता है, मैं उस बैठक में नहीं हूं तो मुझे भी जानकारी नहीं होती। चलिए, तो फिर एक बैठक को लेकर ही आपसे सवाल कर लूं। रमेश बैस, सरोज पांडे बैठक में नहीं गए। लोकसभा चल रही है साहब, क्लस्टर की मीटिंग हो रही है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर बड़े नेता, एक तरफ सरोज पांडे कह देती है कि ये चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के इसमें लड़ा जाएगा, रमन सिंह के साथ नहीं लड़ा जाएगा, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं पहुंचे तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं। कई बार नेताओं की अनुपस्थिति होती है। कई अग्रवाल भोपाल में थे, क्यों नहीं आए? रायपुर में थे, क्यों नहीं आए? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर में थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी बैठक में नहीं आए, कोई बड़ा इशू है क्या? कई बार बहुत सारे नेता नहीं पहुंचते, कई बार जिनका जो अतिथि होते हैं रमेश बैस और बृजमोहन अग्रवाल रायपुर में थे, प्रदेश प्रभारी वहां पहुंचा है। आप कम से कम अपनी पार्टी के जो रमेश बैस जी तो कल पार्टी कार्यालय में थे, मेरी चर्चा हुई है उनसे, वो बैठक में मिले हैं। चंद्रशेखर साहू, प्रेम प्रकाश पांडे बैठक में नहीं आए। देखिए, चंद्रशेखर साहू को आना था कि नहीं, जैसे मुझे ही निमंत्रण नहीं था उस बैठक का, तो मैं अपनी बारे में जानता हूं कि मुझे निमंत्रण नहीं था, क्योंकि मैं उस क्लस्टर के क्राइटेरिया में नहीं आता हूं। मैं मान लेता हूं, आपकी बात भी मैं मान लेता हूं। सवाल यह है कि बड़े नेता अगर वहां मौजूद है तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, और नहीं बुलाया गया तो क्यों नहीं बुलाया गया, और अगर बुलाया गया तो क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, एक सिस्टम होता है पार्टी का। ये कौन सा सिस्टम है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए, क्राइटेरिया होता है, उस क्लस्टर में जो लोग शामिल किए गए उन्हीं को तो बुलाया जाएगा ना। उसमें बृजमोहन जी हैं, बुलाया गया था, वहीं बवाल होने लगा। कहाँ बवाल हुआ? अजय चंद्राकर जी ने सवाल नहीं पूछे। आपके पास है विजुअल? सर, मेरे पास विजुअल है, मेरे पास बाइट है, मैं आपको चलाऊंगा। आप फुर्सत में आइए ना सर, थोड़ा 1 घंटा पहले आइए तो वो डिबेट भी कर लेंगे। ये बातें बाहर जो आती हैं ये तथ्यों से परे होती है, तथ्यों से परे होती है। अजय चंद्राकर जी की उनके साथ बंद रूम में बैठक हुई, उसकी सूचना उसका तो मैं नहीं बता सकता, मैं वहां रहने के बाद नहीं बता सकता। को लेकर नेता नाराज क्यों है? कौन बोल रहा है नाराज है? किसी का इस्तीफा आया क्या?
चलिए, अगर नेता नाराज नहीं है तो क्लस्टर सिस्टम क्यों चेंज करना पड़ा? नेता क्यों चेंज करना पड़ा? सर, क्लस्टर के विरोध के बाद संगठन बैकफुट पर आ गया है, प्रभारियों का काम बदला गया है। काम नहीं बदला गया साहब। मुझे लगता है, माफी चाहूंगा मैं आपसे, आप भी थोड़ा सा बीजेपी कार्यालय जाया कीजिए। अच्छा, आप गए थे? दिन भर बैठता हूं मैं, दिन भर। रमेश वल्यानी साहब, आप तो मजाक करते हैं भाई साहब। बीजेपी कार्यालय में आप अपने संवाददाताओं से पूछिए, दिन में 2 बार 1-1 1.5 घंटा रोज बैठता हूँ। रमेश वल्यानी साहब जी, एक पार्टी का प्रदेश 6 कार्यक्रमों की व्यवस्था जो है ना, 6 आज क्या बैठक हुई, क्या बातचीत हुई? क्लस्टर को लेकर कोई बात नहीं हुई? आज कोई बैठक नहीं। कितनी आप सजगता से चीजें दबा देते हैं सुंदरानी जी। चलिए साहब, मैं तो पार्टी रमेश वल्यानी साहब, एक पार्टी कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, संगठन स्तर पर कई अनुशांसिक संगठन, उनके नेता नाराज होते हैं, उनके नेता की नाराजगी बाहर आती है। आप कह रहे थे कि इनके नेता नाराज नहीं है। सच्चिदानंद उपासने ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था मीडिया प्रभारी पर कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं, ये पेड कर्मचारी है, वो पेड कर्मचारी अपने लोगों को बुला रहे हैं, डिबेट की जानकारी नहीं देते हैं। और आप ये मत कहिएगा किसने कहा, उनकी चैट मीडिया में वायरल है। अब आप कहेंगे तो मैं यही लैपटॉप पे खोल दूंगा। रमेश वल्यानी साहब से सवाल, फिर आपसे बात करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी हार के सदमे से उबर नहीं पाई है, और जिस ढंग से यहाँ पर इनके बीच अंतर्कलह दिखाई दे रही है, उससे स्पष्ट है कि इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल समाप्ति पर है। और वो इसलिए समाप्ति पर है कि ये बात करते हैं पार्टी विद डिफरेंस की, लेकिन ये अटल अडवाणी जी के मूल्यों वाली पार्टी अब नहीं रह गई। ये 2 व्यक्तियों के बीच केंद्रित पार्टी है, मोदी और अमित शाह। ये 2 व्यक्तियों की पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए सब चीजें हो रही हैं। अब हारे हुए नेताओं को आप प्रभारी बना रहे हैं, हारे हुए नेताओं को प्रभारी बनाएंगे तो कार्यकर्ताओं में असंतोष तो वैसे ही आएगा ही। और राजेश मूरत जी के बारे में तो नांदगांव के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक बयानबाजी की है कि राजेश मूरत जी को हमारा प्रभारी नांदगांव जिले से हटा दीजिए यदि पार्टी का भला चाहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों से मतलब नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम दिख रहा है वो लोकतांत्रिक मूल्यों वाली पार्टी अब नहीं रह गई है, ऐसा स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। आपको लगता है कि क्लस्टर व्यवस्था से चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? देखिए साहब, ये कितनी भी बातें कर ले, ये जो विधानसभा चुनाव में जो जन विद्रोह हुआ है ना, ये कांग्रेस पार्टी की विजय केवल कांग्रेस पार्टी की मेहनत और उसके भरोसे नहीं हुई है। जनता ने बगावत भी की है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसलिए हमारी सीटें इतनी बढ़ी है और वोटों का जो जीत हार का अंतर है उसमें विशालता आई है। 15 साल के रमन सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन और मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी कि दोनों कारणों से ये हुआ है। ये समझा जाए कि जनता बीजेपी से नाराज थी, कांग्रेस से खुश नहीं थी, लेकिन बीजेपी से नाराजगी में वोट आ गए। कांग्रेस से तो प्रसन्न थी, लेकिन कांग्रेस को वो इतना बम्पर मेजॉरिटी देगी, वो जनता के गुस्से का परिणाम है। और ये गुस्सा लोकसभा में भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लोगों के जो उनके वादे थे वो वादों की पूरा नहीं कर पाए हैं। लोकसभा में भी आप ये इंतजार कर रहे हैं कि वही गुस्सा बरकरार रहेगा क्या? निश्चित रहेगा। कब तक गुस्से में रहेगी जनता? नहीं, जनता इसलिए रहेगी। देखिए, आप इनके मुद्दे उठाइए, लोकसभा के मुद्दे उठाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के गुस्सा का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, जनता का गुस्सा इसलिए बरकरार रहेगा कि नोटबंदी और जीएसटी के लिए और नौजवानों को रोजगार नहीं देने के लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। 2014 में देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 31% के वोट शेयर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। वो इसलिए कि उन्होंने लुभावने वादे किए थे, लेकिन 4.5 साल में लुभावने वादों को पूरा किया नहीं। 11 सीटें सर, उन पर केवल एक ही मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। सुंदरानी जी, आपके मुक्तक शब्द आए थे, मैं कह रहा हूं कि अब आप IBC 24 पर अपने मुखारबिन से कह दीजिए। आदरणीय पंड्या जी, आदरणीय रमेश वल्यानी जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने 2 बातें कही। एक बात उन्होंने कही कि जो आज कांग्रेस की जीत हुई है वो कांग्रेस के पुरुषार्थ नहीं हुई है। नहीं, ये नहीं कहा, पुरुषार्थ तो है ही हमारा। आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने उतनी मेहनत नहीं की जितने हमको। ये नहीं कहा, आप वो गलत आप उसको सुन लीजिएगा। मैं आपकी बात को कोई इसको विवाद नहीं बनाना चाहता ना, जनता का भी, लेकिन आपने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की, लेकिन ये सीटें जो अधिक आई है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा था। दूसरी बात, आपने कहा कि जो हारे हुए लोग हैं उनको जवाबदारी नहीं दी जानी चाहिए।
मैं माननीय वरल्यानी जी से पूछना चाहता हूं, 2014 के लोकसभा के चुनाव, देश में कांग्रेस की स्थिति आजादी के बाद पहली बार इतनी गिरी, सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मैं आपको बता दूं, आपातकाल लगा था, 77 में चुनाव हुआ, आंधी आई थी कांग्रेस के खिलाफ, उस वक्त 176 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। आंधी अभी कुछ दिन, एक महीने पहले भी आई थी। सुनिए ना, मेरी बात को पूरा करने दीजिए। ये आंधियां तो हमने बहुत देखी। 89 का भी हमने चुनाव देखा, जो वीपी सिंह का चुनाव देखा। एक आंधी और आने वाली है, सुनिए, मैं उस आंधी को भी हम फेस करेंगे, हमारा काम ही संघर्ष करना है। उसके बाद 44 सीट पे कांग्रेस पार्टी, जो कभी 427 सीट पे रहती थी, जो पार्टी कभी 300 सीट लेके आती थी, वो पार्टी जब 325 350 सीटें लेके आती थी, उस पार्टी को गर्क में डाला सोनिया जी के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। 44 सीटें मान्यता प्राप्त लोकसभा में दल नहीं रहा, अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। पहुंच गए थे। हाँ, हम पहुंचे थे, हमें ये बात का गर्व है। 44 की बात कर रहे हैं आप, हमने इस्तीफा नहीं मांगा था, हमने सोनिया जी से इस्तीफा नहीं मांगा। आप हमारे लोगों से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। आप हारे हुए लोगों की बात करते हैं। आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। अरे आपकी पार्टी, चंद्राकर जी ने बोला 19 राज्यों में चंद्राकर जी ने बोला, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 19 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, लगातार एक विकेट गिरता गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी हारे हुए नेतृत्व में उंगली नहीं उठाई। आज आपके कार्यकर्ता उठा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बोले हैं क्या? अजय चंद्राकर जी ने कहा, एक विजुअल बता दे। अजय चंद्राकर जी का बयान है, बता दे, सभी अखबारों में उनकी रिपोर्ट छपी है। हार रमेश बैस जी का बयान है। वरल्यानी जी, हार जीत होती है पंड्या जी। हार हमने देखी, अब तो 2 सीटों पे आ गए थे, 2 सीटों से 283 सीट का जंप मारा हम। आपने तो हमको, आप तो सोच रहे हो अभी तो 5 राज्यों में आ गए हम लोग। सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व पे कभी हमने उंगली नहीं उठाई और हमें अधिकार भी नहीं है। तो फिर आपके कार्यकर्ताओं ने उंगली क्यों उठाई? अरे हम अपने घर की बात हम अपने घर में देखेंगे। हमको आपके घर से मतलब ही नहीं है। पार्टी को हम आपको बता रहे हैं आधार पे, जिस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिस सोनिया जी के नेतृत्व में, जिस मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। अब राहुल गांधी पतन नहीं हो रहा है, उत्थान हो रहा है। अभी राहुल गांधी जी एक झटका में मिल गया। अभी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी की आंधी चलेगी, आप उड़ जाओगे। राहुल गांधी जी से पेट नहीं भरा। प्रियंका वाडेरा को ले आए। पर डिबेट नहीं चल रही है सुंदरानी जी, राहुल गांधी जी पर डिबेट नहीं चल रही है। परिवार, राहुल गांधी जी पर डिबेट नहीं चल रही है। परिवार की तीसरी डिबेट चल रही है, क्लस्टर प्रभारी डिबेट चल रही है पार्टी के यू टर्न पर। परिवार के 3 लोग, एक यूपीए चेयरपर्सन, एक कांग्रेस के अध्यक्ष और दूसरी महासचिव। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो साहब। पंड्या जी, आप तो आज गुस्से में पूछ रहे हैं मेरे से यार। मैंने कहा गुस्से में बात करी सर, मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। आप हमारे घर में झांक रहे हो, हमने तो कभी आपके घर में नहीं झांका। सर हमारा काम तो हर घर में झांक कर खबर दिखाने का है। हमें मत रोकिए झांकने से। हमने तो कांग्रेस के घर में झांका नहीं। मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है। 400 आप भी कह रहे हैं सर आंधी सीटों से 44 पे आगे उसको क्यों भूल जाते हो? 19 राज्यों में सफाया हो गया। अरे हम तो खुद कह रहे ना, 2 सीटें हमारे अटल जी भी चुनाव हार गए थे। क्या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप मुझे कांग्रेस से कह रहे हैं क्या? हम संगठन के दम पे चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती है, लेकिन हार जीत होने के कारण सुंदरानी जी डिबेट कहां ले जा रहे हैं आप? सुंदरानी जी डिबेट कहां ले जा रहे हैं? चलिए आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। वरल्यानी साहब जी, सवाल ये था कि क्लस्टर को लेकर बवाल मचा और क्लस्टर के कष्ट से पार्टी उलझ रही है, इसको सुलझा नहीं पा रही। आप मुझे बता दीजिए कि जब पार्टी की एक बैठक होती है, प्रभारी वहां मौजूद होता है, तो बड़े नेताओं को पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? हाँ या नहीं? यार हाँ और नहीं का मतलब कैसा? कई समस्याएं होती है कई नेताओं की। एक साथ सभी नेताओं को समस्या? अरे कोई समस्या, दो लोग ने। रमेश बैस जी थे कल, रमेश बैस जी से रात को 8:30 बजे तक हम लोग अध्यक्ष पद को लेकर इतना तनाव क्यों है? जब आपने नेता प्रतिपक्ष सुन लिया, जो अध्यक्ष भी बना दीजिए ना सर। यहाँ तो क्लस्टर को लेकर टेंशन है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष को लेकर टेंशन था, नेता प्रतिपक्ष को लेकर टेंशन था, अध्यक्ष को लेकर तनाव है। पंड्या जी मेरी बात कहने दीजिए। भूपेश बघेल जी को सीएम बने कितने समय हुए हैं? सर 1 महीने से ऊपर हो गया है। अच्छा, धर्म कौशिक जी को नेता प्रतिपक्ष बने कितना समय हुआ है?
वही समय है, 15 दिन, 15-20 दिन हुए हैं। 15 दिन हाँ। और उनको 1 महीने। भूपेश बघेल जी आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अरे मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, अब आप ये मत कीजिएगा राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। हमारे धर्म कौशिक जी ने भी अपनी ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप कि बुआ जी की मूछें होती तो फौज में होती? ये आप अपनी बात कीजिए ना सर। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहोगे सर? मैंने कांग्रेस को क्या नैतिक अधिकार है कि हमारे वो आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ। कांग्रेस ने पूछा ही नहीं आपसे। आपने सर वलियारी जी ने आपने पूछा क्या? नहीं पूछा भाई, उन्होंने आपके अध्यक्ष की बात ही नहीं की। इन्होंने बोला नहीं पूछा, आपके कार्यकर्ता उन्होंने नहीं पूछा। नहीं, हमारे कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं हमारी चिंता का विषय है ना। हम अपने घर में बैठ के सुलझा लेंगे ना सारी बात को। प्रतिपक्ष में भी तो घर में बैठ के सुलझाइए ना साहब, वो बात मीडिया में क्यों आती है? घर में बैठ के सुलझाली होती अरे तो मीडिया में आप दिखाओगे तो हम खंडन थोड़ी करने आएंगे रोज हर समाचार का, या हमारे नेता। चलिए आज आपने अलग ही मूड बना लिया सुंदरानी जी की किसी भी बात का जवाब नहीं देना है, सिर्फ अपनी बात रखना है। इतना जवाब दे रहा हूं मैं तो। चलिए समय हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि इस एकात्म परिसर में जो बैठक हुई है ना, वहां मंथन हो और सब एकात्मता के साथ बैठे, यही आपकी पार्टी भी चाहती होगी। हम लोग एकात्म मानववाद पे चलते हैं, पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार कर रहे हैं और आने वाले समय में लोकसभा में हम पुरानी स्थिति में लौटेंगे। आप देखिएगा पंड्या जी, मैं यहीं आपके चैनल पे डिस्कशन करने आऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सृजन सुंदरानी जी आपका भी, रमेश वल्याना जी आपका भी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर बैठक के अंदर चर्चाएं होती है और चर्चाएं बाहर आती हैं तो वो कहीं ना कहीं परिवार का द्वंद्व भी बाहर आता है। नमस्कार।